हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज का वीडियो सीबीएसई क्लास 10th 2022-23 सेशन के लिए स्पेशली है, क्योंकि 2021-22 के लिए जो सेशन था उसके सारे हम लोगों ने डाउट्स क्लियर करा दिए हैं। बिल्कुल नए सेशन में न्यू वीडियो के साथ न्यू स्टूडेंट्स इसमें जुड़े, जिसमें कि आपके जितने सारे चैप्टर्स हैं, स्पेशली सोशल साइंस के, साइंस है वो, मैथ्स हो, ऑलरेडी आप लोगों ने बायोलॉजी का भी कल यस्टरडे यानी पुराने जो वीडियो देखा है लाइव आपने देखा होगा। काफ़ी लंबा 2 घंटे का चैप्टर था जो कवर हुआ। केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ। आने वाले टाइम में अभी एक चैप्टर और बायोलॉजी का होने का चांसेस है। उसके बाद स्पेशली क्लास 10th के जो अभी बोर्ड के जो एग्जामिनी है उनके लिए। बट आज का जो मेरा वीडियो है वो एसएसटी हिस्ट्री पार्ट से है। हिस्ट्री चैप्टर 1 वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है, 2 पोर्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे का पोर्शन, जिसमें हम लोग राष्ट्रवाद क्या है अभी यही हम लोग पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रवाद की परिभाषा अकॉर्डिंग टू द यूरोप के कंट्री के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, इसमें खास करके जो फ्रांस है उसका रोल, और यूरोप का रोल, जर्मनी हो, इटली हो, यूगोस्लाविया हो, ये सारे कंट्री का क्या क्या रोल रहा, बेल्जियम हो, स्विट्जरलैंड हो, हॉलैंड हो, फिनलैंड हो, सारे कंट्री में चेंजेस जो आए वो चेंजेस देखेंगे और मैप के माध्यम से देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1। हम लोगों ने अभी तक इस 2 वीडियो में देखा था कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैकोबिन क्लब्स का क्या रोल रहा। जो नाम सुने होंगे कि जैकोबिन क्लब्स जो थे, क्लब बनाया लोगों ने, महिलाओं का भी क्लब बना और अलग अलग महिलाएं काम करने के लिए निकल गई। तो ये एक चेंजेस था फ्रांस में, और उसके साथ साथ दियर एक्टिविटी एंड कैंपेन्स prepared the way for the French armies which moved into Holland। और इसका नतीजा हुआ कि फ्रांस की जो सेना थी वो हॉलैंड की ओर मूव की, बेल्जियम की ओर मूव की, स्विट्जरलैंड की ओर मूव की, एंड मच ऑफ इटली इन द 1970s। with the outbreaks of the revolutionary wars the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। यानी नेशनलिज्म का जो आइडिया था न सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी बदलाव आया, और ये सारे जो देश थे ये सारे देश में आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जो कंट्री है, आइसलैंड, डेनमार्क, अटलांटिक सी में नॉर्वे है, स्वीडन है, इसके बाद आपका स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, वेल्स है, इंग्लैंड है, डेनमार्क है। ये सारे कंट्री यूरोप के जितना देख रहे हैं आप, नीदरलैंड्स है, फ्रांस, यहाँ से। तो फ्रांस के ऊपर का हिस्सा ये सब है, ये सब आप देख सकते हैं। जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो हिस्सा है फ्रांस का, ये वाला हिस्सा, बाहरी हिस्सा, इस पर ज़्यादा के ज़्यादा स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स एंड इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर का हिस्सा। फिर आते हैं रसिया के पास में, यूक्रेन रसिया के पास में। यहाँ पर रसिया नहीं है। रसिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एशिया और यूरोप दोनों महादेश के पार्ट टच होता है, इसीलिए एशिया को यूरेशिया कहा जाता है, रसिया को। हाँ, एशिया प्लस यूरोप इक्वल यूरेशिया। 2 कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा आता है। कुछ कॉन्टिनेंट जो है, जो महादेश जो है वो एशिया में भी आते हैं, उनका लैंड। अब आप यहाँ देखिए, फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद है क्रोशिया। फ्रांस के ऊपर और फ्रांस के नीचे क्रोशिया, सर्दिनिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब जो कंट्री है ये पूरी तरह से कंट्री अपने आप में नेशनलिज्म की परिभाषा को एडॉप्ट किया फ्रांस के कारण, और फ्रांस की सीमाओं से बाहर चल कर के भी ज़्यादा हुआ। अब दाहिने साइड में मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए ये रशियन अम्पायर है, और रसिया का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। उस समय अपने आप में
ये सब पूरा का पूरा जो हिस्सा है रसिया का, जो ब्लू कलर से आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब यूरोप का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा यूरोप का हिस्सा है। अब यहाँ से थोड़ा सा इस दाहिने साइड में आएंगे, तब आपको एशिया का हिस्सा रसिया का मिलेगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, और ये है ऑटोमन अम्पायर जो है, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से देखा जाए, इसी देश में सब लोग को रहना है। हेलो, तो ये देखिए आर्मेनिया, सीरिया, तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने कंट्री को दिखाया है। यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, वियना जगह का नाम है, 1815 की बात हो रही है। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. He had already introduced in France through a return to monarchy. Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system. कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे। नेपोलियन कोड, कहाँ नेपोलियन फोर्ट दिख रहा है आपको, बताइए। हाँ, नेपोलियन सिविल कोड 1804 इसको कहा जाता है। ये हमेशा आएगा आपको, इसको आपको नेपोलियन कोड, नेपोलियन रूल, 1804 कोड, दोनों नाम से जाना जाता है, या सिविल कोड। तो 3 क्वेश्चन बनेगा आपका। सिविल कोड है, सुन लीजिए, व्हाट इज सिविल कोड, व्हाट इज नेपोलियन कोड, व्हाट इज 1804 कोड। 3 क्वेश्चन बना, सबका आंसर एक। अब मैं बता देता हूँ। नेपोलियन ने, जब नेपोलियन को गद्दी मिली फ्रांस की, जैसे जैसे फ्रांस में साम्राज्यवाद का बदलाव हुआ, राजा बदलते गए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आई, कभी राजतंत्र आया, कभी लोकतंत्र आया। इसमें नेपोलियन जब आया तो उसने कहा, बहुत सारे घोषणाएं लेकर आया वो। पहला उसने चेंजेस क्या किया, कहा कि पूरा यूरोप में एक मेजरमेंट सिस्टम लाएंगे, और लाया उसने। और भी बहुत सारे ऐसे बदलाव किया, यानी पूरे यूरोप में करेंसी एक कर देंगे, मेजरमेंट सिस्टम लाएंगे। लैंग्वेज का तो नहीं आप कह सकते हैं, बट कोशिश उसकी थी। तो ये सारा का सारा काम जब हुआ तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो बहुत चेंजेस हो रहा है। इसको मदद किया लोगों ने, और इसको गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, और जो कानून बनाया था वो 1804 का कानून था, उसी को सिविल कोड कहा जाता है। सिविल, हाँ, तो वो सारे चीज़ में, तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, यानी फ्रांस में डेमोक्रेसी को ख़त्म किया। ये बता रहा है कि नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय के सेंस में ये है कि जो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं थी, जो बहुत सारे ऐसी राजा छोटे छोटे आए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किए, उसको कहा कि नहीं, ये इसका नुकसान हो रहा है इससे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें चेंजेस किया। बट चेंजेस में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव लाया। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक बदलाव। प्रशासन और शासन दोनों मिल करके किसी भी राज्य का विकास, किसी भी देश का विकास करते हैं। ठीक है, अब इसको दोनों को समझने के लिए प्रशासन और शासन को समझिए। शासन में जो होता है लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा जो चुन के जाता है वोट लेकर के, जैसे आर के सिंह है, तो वो शासन में है। और प्रशासन कौन है? डीएम। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सांसद मंत्री महोदय दोनों मिल करके जब राज्य की, आरा की जनता की जब उसको डेवलपमेंट करेंगे, और आप लोगों को पता भी होगा, हाँ वो भी है, मतलब मैं छोटा से बड़ा की ओर जा रहा हूँ। फिर ये हो गया छोटा, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर की बात आप करेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ मिल करके जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जिसको हिंदी में प्रधान सचिव बोलते हैं, वो राज्य की बात करेंगे। अगर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो चीफ सेक्रेटरी होंगे, इनके पर्सनल एडवाइज़र होंगे, उनके सुरक्षा जो होते हैं अजीत डोभाल हैं,
ये सारे जो मिल करके देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षाओं को देखते हैं, उसमें चेंजेस जो आता है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो ये प्रशासनिक चेंज, नेपोलियन भी एक तरह से शासक था, तो उसने कहा कि भाई लोगों को जो दिक्कतें आ रही है, एक मेजरमेंट सिस्टम को बदलाव किया, ट्रांसपोर्टेशन का टैक्सेस वगैरह में बदलाव किया। यही कोड जो है उसको सिविल कोड कहा गया। ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, सिद्धांत, ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट। द सिविल कोड ऑफ 1804, तो सिविल कोड को ही 1804 कोड भी कहा जाता है और नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। मैंने अभी फिर से बता दिया, 3 क्वेश्चन होगा, उसका आंसर एक ही होगा, और ये इस एग्जाम में आपने आपके अभी स्कूल में आता ही आता है। हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं तो 1 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इसको सेट करेंगे। व्हाट इज सिविल कोड, या व्हाट इज नेपोलियन कोड, या व्हाट इज 1804 कोड, इतना ही लेके छोड़ देंगे। अब आप लिखिए यहाँ पर, तो यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, किससे जाना जाता है ये, नेपोलियनिक कोड। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं मिला जनता को, बेस्ड ऑन बर्थ, बहुत सारे बाई बर्थ, जन्म से जो सुविधाएं हैं, जैसे आप अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं तो उस देश में, जिस देश में ऐसी सुविधाएं हैं कि आपके संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। राहुल गांधी बहुत बड़ा फैमिली में जन्म लिए, अब उनका काम अच्छा हो या बुरा हो, कहाँ उनके बार बार कहावत कहता है कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, मतलब उनके पीछे जो विरासत है, अकूत संपत्ति है राहुल गांधी को। लालू प्रसाद का जो पोता पैदा लेगा, तेजस्वी, और इसका क्या नाम है उसका, तेज प्रताप, दोनों का जो बेटा पैदा लेगा तो कैसा होगा, वो कुछ पढ़े या मत पढ़े, या करे या मत करे, जितना संपत्ति लालू प्रसाद ने लूट खसोट करके अर्जित कर लिया, अब उनके बेटे ने उनको और इंक्रीज किया, बढ़ाया, उनका बेटा को मिलेगा तो उसको वो विरासत में मिला। अब संविधान ऐसा कहेगा, अगर संविधान में बदलाव हो जाए कि नहीं, आपको आपकी संपत्ति जो है आपके पिता से नहीं मिलेगी, ऐसा बदलाव हो जाए कि पिता के मरने के बाद ही संपत्ति फिनिश्ड, आपने अपने लेवल से क्या संपत्ति अर्जित किया है वो आपकी रहेगी, फिर आपको आपकी संपत्ति फिर आपके बेटे को नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टम यहाँ था, इससे ये नहीं आना चाहिए ना। तो ये चीज़ को नेपोलियन ने कहा नहीं, बाई बर्थ जिसका है उसको कैरी फॉरवर्ड लेगेसी करना चाहिए। तो ये चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कराया उसने और कहा कि प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान है, सभी बराबर है, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सबकी जो धन का है, उनकी ज़मीन है, उनकी सिक्योरिटी मिले। कोई ये नहीं कहे कि नहीं ये इनके पास बहुत ज़मीन है, इनको कैप्चर कर लेते हैं, छीन लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक। डच लैंग्वेज था, हाँ डच लैंग्वेज है, तो डच लैंग्वेज में डच कंट्री है और उसी कंट्री में ये डच लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ये सारे आसपास के अभी कंट्री आप देखे थे यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये सब जो है स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है ना, ये सारे कंट्री उनके जो आसपास थे उस सब पर फ्रांस के आसपास के देशों का आधिपत्य था। तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स। फ्यूडल सिस्टम का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि आप किसान हैं और आपने लोन लिया है और आपके मरने के बाद साथ ही लोन ख़त्म हो जाए, अगर ज़मीन की बात है तो वो भी देखिए, ध्यान से समझिए। और एक सिस्टम ऐसा है कि आपने लोन लिया है और आपके बेटे पर आपके मरने के बाद लोन चढ़ जाए अपने आप आपके बेटे पर, और वो आपके बेटे को लोन चुकता करे। अब ये बताइए आप लोग कि इंडिया में ये किसान के मामले में क्या चल रहा है। मैंने जो बोला कौन सा चल रहा है, लोन ख़त्म हो जाता है मरने के बाद या चलता है? खत्म हो जाता है। किसान के लिए हमारे देश में कानून बना हुआ है, किसान ने लोन लिया तो इसीलिए आपको मैं बता दूँ, वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहिए ये चीज़, लेकिन बोलना पड़ता है। किसान इसीलिए बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं कि हम मर गए, हमारा परिवार बच गया,
किसान ने लोन लिया, ट्रैक्टर का लोन लिया, 5 लाख का लोन था, और उसको रिटर्न करने में क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई, सक्षम नहीं रहा, वो रिटर्न नहीं कर पाया, तो किसान ने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, पॉइजन खा लिया, जैसे भी हो गया, फांसी लगा लिया, और उसके बाद उसके साथ उसका भरा पूरा परिवार है, वो सब परिवार सुरक्षित। अब 1 रुपया उसको नहीं देना है, खत्म, ट्रैक्टर भी रह गया, सब कुछ हो गया। परिवार को कौन चलाएगा? देखिए आप कौन चलाएगा ये अलग मैटर है। अगर अच्छा ये बताओ, मरने के बाद लोन और 5 लाख पर आ जाता है तो कौन चलाता है? उल्टा और लोन भी होता है ना, तो कम से कम ये हो गया। और इसी स्थिति में, लेकिन ये ठीक नहीं है, और इसके डर के चलते लोग अपने आप को आत्मदाह कर ले रहे हैं, तो वो ठीक है नहीं। ये हम इसको हम ठीक मानते नहीं हैं कि कैरी फॉरवर्ड करना वो ठीक नहीं है, आत्महत्या करना ठीक नहीं है। लोन वाला सिस्टम ठीक है कि अगर लोन हमने लिया है और हम चुकता करने की परिस्थिति में नहीं है, और फिर हमारी उम्र हुई और आकस्मिक मृत्यु हो गई, सब्सिडी मिलती ही है, फार्मर की सब्सिडी मिलती है, जो सरकारें बदलती है, लेना चाहिए उसको लोन। बहुत कम है, बहुत कम। फार्मर का लोन जो टैक्स है, बाकी जो किसान लोन, कार लोन, मकान लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सब लोन से किसान वाला जो लोन है वो बहुत कम है। 1% मान के चलिए इंटरेस्ट रेट, हाँ जी 1% 2% साल में जी, कम नहीं है, बहुत कम है। फिर भी गरीब किसान, बहुत सारे लोगों की फसल नहीं होती है, पानी नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद तो इन द टाउन्स टू फील्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। शहर में भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं पुलिस, लोन का कुछ लिमिट होगा ना। लिमिट मतलब क्या है? 50 तक लोन मिल जाएगा। 50 करोड़ अच्छा, लोन कितना मिलेगा? नहीं 50 करोड़ का नहीं है लोन का, 1 करोड़ तक मिलता है। सुनो ना भाई, कैसे मिलता है? क्वेश्चन पूछ लिए तब आंसर। इधर किसान की बात हो रही है, फार्मर की बात हो रही है, policybazaar.com नहीं हो है। ये सब वैसे लोगों के लिए जिनका अपना गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी प्राइवेट जॉब है, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके फार्मर का लोन policybazaar.com से कोई कनेक्शन नहीं है। इंश्योरेंस है ना वो। फार्मर का लोन कौन देगा? सहकारी बैंक। कौन देगा? सहकारी बैंक, सरकारी नहीं, सहकारी। तो इसका नाम बता देते 2-3 बैंक का। भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ये सब नाम सुने हैं? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ये सब किसान को लोन देने वाला बैंक है। कोऑपरेटिव, हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव है, वो सब लोन देता है। तो वहाँ पर क्या है? हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या था? कितना मिलेगा? हाँ बताते हैं। हाँ, जमीन के, लैंड के जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार आपको उतना लोन मिलेगा। जो जितना होगा, कितना मिलेगा? 10 बीघा है, अच्छा खासा हो गया, 5 लाख लोन मिल जाएगा। 10 बीघा बहुत होता है आज के समय में। 100 बीघा तो 1 करोड़ लोन मिल जाएगा। अरे क्यों? उसकी खेत को कैप्चर करके लोन चुकता कर लेगा बैंक। एक एकड़ पूरा पूरा का पूरा। अच्छा देखो, सुसाइड कर लेगा तो एक चीज तुम लोग को मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। लोन जब दिया जाता है तो दास्तावेज, इसको इकोनॉमिक्स में कोलैटरल बोला जाता है। ये लोग को पढ़ना है अभी 10th क्लास में। आपको सबका कोलैटरल, जमीन पर ही लोन मिलेगा ना आपको। ट्रैक्टर का क्या लोन मिलेगा? भिखारी आदमी है, आपको लोन मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। हाँ, किसान विकास पत्र 5000 का है, मान लीजिए, KVP कहा जाता है, किसान विकास पत्र। इस पर आपको जाके खाद और बीज के लिए लोन मिलेगा। तो खाद बीज के लिए 5000 10,000 का होता है ना। समटाइम्स सरकारें क्या करती है कि फ्री कर देती है लोन, सब्सिडी। कोई सरकार बदला, यूपी में गवर्नमेंट बदली, मान लीजिए अखिलेश के बाद योगी किया है, और अपने भाषण में दिए थे। हाँ, केजरीवाल पंजाब में 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं। हाँ बिहार में भी क्या थी बता? हाँ आया था। बिजली की 200 यूनिट माफ करने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए। बिहार में क्यों आया था? कौन? पेपर में बिहार में किस क्या चाहिए? राजनीति खेल रहे हैं वो तो। अरे तो पेपर में छप जाता है। राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति तो है यहाँ बिहार पर उनका सरकार। हाँ नहीं, यहाँ पर सबको बिहार में शासन करना मुश्किल है।
जात पात और कास्ट की सरकार है, उनको क्या समझ में आएगा बिहार की राजनीति। इसमें सर पता चला है यहाँ में गए वो तो द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, पीजेंट आर्टिसंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। फ्यूडल सिस्टम की बात किया है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है, बता उसके देते बाद फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड नीचे फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट। ये सर ये तो क्या है? हाँ, ये सिस्टम वही तो, इसी सिस्टम पर तो बताना शुरू किया आपको। फ्यूडल सिस्टम मतलब किसान का बेटा को, जो भी किसान ने लोन लिया वो फ्री हो जाए, वो उसके पिता पर नहीं जाए। पहले ऐसा था कि तुम्हारा लोन तुम्हारे बेटे पर भी कर्ज के रूप में रिटर्न आएगा। तो फ्यूडल सिस्टम में, बात क्या है? फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री मतलब खत्म करना, पीजेंट मतलब छोटे छोटे किसान, टीनेंट्स बोलते हैं, लैंडलेस भी बोल सकते हैं आप। फ्रॉम सर्फडम, बता देते हैं इसके बाद क्वेश्चन है, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल सर्फडम मतलब दासता, जैसे आप खेत में काम कर रहे हैं और आपको अनाज ले गए 10 क्विंटल 5 क्विंटल साल भर में खाए और आप चुकता करने के लिए नहीं है, तो आप राजा, अब उसके यहाँ आप आजीवन आप काम करते रहिए। आप जब तक आप मरिएगा नहीं तब तक आपका लोन चुकता नहीं होगा। मजदूर बोलते हैं उसको, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। मजदूर, दैट इज कॉल्ड द सर्फडम। सर्फडम मतलब दासता। एंड मैनोरियल ड्यूज, ऐसा ड्यूज जो आप चुका ही नहीं सकते हैं। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, और शहर में भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस था, रुकावट था, उसको रोक दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, पीजेंट आर्टिसंस है, सुनो जी, पीजेंट मतलब किसान, छोटे किसान, मंझौले किसान, आर्टिसंस मतलब कलाकार, लकड़ी का काम करने वाला, लोहा का करने का वाला, एल्युमिनियम का, मिट्टी का, ये सबको आर्टिसंस बोला जाता है, ठीक है। पॉटर्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। तो ये सारे के सारे जो है ना, इसमें बदलाव किया नेपोलियन ने। अब पूछिए क्वेश्चन अपना। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है सर? अगर सर मतलब फादर का, मतलब किसी फादर क्रेडिट स्कोर मतलब समझिए डाउन है, ठीक है ना, तो उसका बच्चा पे भी मतलब उसका, किसान की बात कर रहे हैं, फार्मर की बात। फार्मर में कह दिया आपको कि सबसे पहले तो अब बेटा पर तो जाएगा ही नहीं, और आपको लोन ऐसे मिलेगा ही नहीं। लोन के लिए आपका कोलैटरल ले लिया जाएगा, ज़मीन की कागजात ले जाएगी। कभी भी बैंक अपने आप को सुरक्षित मोड में लोन देता है, बहुत सराहा ऐसा मानक, बहुत कम ऐसा देखा गया है। अच्छा सर, तो आपका खत्म हुए जमीन का कागजात, आपके बेटे को रिटर्न नहीं होगा, खत्म। अच्छा सर, तो ऐसे करता है पैसा ले सरकार क्या, बैंक रख ली, वो बैंक बेच देगी। पैसा लेके भागता क्यों है? 1,000 को कौन? हाँ, वो दूसरा सिस्टम है। वो कैसे, वो किसान नहीं, किसान लोन नहीं है ना, सर, वो बिजनेस पहले कुछ वो करता होगा बिजनेस, ना। हम बता रहे हैं, वो बिजनेस लोन है। तो लोन का मतलब हो गया कि जैसे उसको मालूम है कि रतन टाटा है, धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी है, महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, ट्रैक्टर महिंद्रा नाम सुने होंगे, हाँ सर, महिंद्रा स्कॉर्पियो आता है सब, हाँ। ये सब। पवन कुमार मुंजाल, हीरो साइकिल जो बनाते हैं वो पवन कुमार मुंजाल, हीरो बाइक, ये सब का हम सब। आदित्य बिरला जो सुने हैं, आइडिया का बिरला सिम, आइडिया का जो सिम है आदित्य बिरला है। तो ये सब लोग जो अगर लोन लेने जाएंगे तो उनको बैंक विरासत में उनका कंपनी देखती है, ये 10,000 करोड़ का टर्न, किसी का 20,000। विजय माल्या ने लोन लिया तो लोन उसको ऐसे दिया, उसका जो किंग फिशर का मालिक था वो, उसकी जहाजें चलती थी, कैलेंडर ही निकलता था कई करोड़ का। किंग फिशर बियर उसका चलता है, कंपनी बैंगलोर में है, पुणे में है, दिल्ली में है, कहाँ नहीं है उसका किंग फिशर का बियर की कंपनी। ये रॉयल स्टोक उसी का है, आरएस किंग फिशर का। भाग क्यों गया पैसा? हाँ, हम बताते हैं, भाग गया मतलब लोन उसको मिलना जितना चाहिए था उससे जरूरत से ज्यादा बैंक ने दिया। विश्वास कर, कितना दिया सर? क्यों दिया कि भाई इसके पास इतना है, 1 बोतल पानी है और इस पानी का कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इसको 10 बोतल और दिया जा सकता है। वो कह रहा है कि हम लोगों में बांट करके 10 बोतल हम इतना पैसा कलेक्ट कर देंगे कि तुमको हम तुरंत रिटर्न कर देंगे पैसा। तो बैंक कहा कि हाँ, इस बोतल, इस ये वाला बोतल इसके पास है, ये तो बहुत कीमती है, इसको दिया जा सकता है 10 बोतल और दे दो। अब तुम्हारे मन में क्या सब लोन क्या नहीं ले रहे हैं? लोन तो बहुत प्रकार के लोग ले रहे हैं। अंबानी लिया है, अडानी लिया है, कौन नहीं लोन लेता है? बिना लोन लिया सब लोग लोन लिया है, तो चुकता करता है। उसके मन में चोरी था, दोनों के मन में। नीरव मोदी, विजय माल्या, वो भाग गया लोग। कितना लोन लिया लो सर? लोन किया होगा ना? सर कितना लोन लिया लो? कई 1000 करोड़ का लोन है। कंपनी सीज 1000 किया करोड़ होगा? लिया लो सर। वो एक हमारे वीडियो में है। हाँ, कंपनी सीज किया होगा ना इंडिया में? हाँ बिल्कुल, कंपनी सीज। अब कोर्ट केस चलेगी उसकी। नहीं, अब कंपनी सीज नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। अब उसने क्या किया,
डॉक्यूमेंट्री बड़ा कलेक्ट करके जाता है सब। लोन मैंने लिया है और मेरे बेटे का पर नाम पर सब रहेगा, कंपनी रहेगा ही रहेगा। जब लोन के बाद हम अपना हैंड ओवर कर देते हैं, कंपनी लोन ले लिए हैं हम, अब हम 1-2 साल अपना रह रहे हैं आराम से, और 1 ही 2 साल में क्या करेंगे, सारा कंपनी को अपने पत्नी अपने बेटा के नाम पर कर देंगे। 2-3 गो बेटा 2-3 गो शादी करके रहता है, सब कई गो पत्नियाँ रहती है, ये पता है। कर दिया, बैंक को क्या मतलब है, बैंक को तो इंटरेस्ट आ रहा है, रिटर्न हो रहा है। अचानक पता चला हो गया इंग्लैंड गया हुआ है, वीज़ा मिल गया उसको, पासपोर्ट मिल गया। तो लोगों के लिए इंग्लैंड तो चुटकी का खेल है, बैठा सो तो डेली जैसे सोना होना, हम लोग जैसे आरा से गाँव जाते हैं वैसे इंग्लैंड हो सकता है। सुबह उठा इंग्लैंड, शाम को आया था इंडिया। क्या मतलब है किसको, वहाँ जाने के बाद पता चला कि तो लौट ही नहीं जा रहा है, क्या तो लोन का इंटरेस्ट ही रिटर्न नहीं दे रहा है, तो क्या भगोड़ा घोषित हो गया। अब बैंक वाले छटपटाट ले, अच्छा जनता का पैसा इतना 1000 करोड़ इसको दे दिया है। बैंक को आपको पढ़ना है, बता देते हैं आपको, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाएंगे आपको, बैंक डेबिट क्रेडिट सब बार्टर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो बैंक इस लालच में लोन देती है कि उसका 2 रुपया 20 रुपया हो जाए, इसलिए देती है। कहीं ना कहीं एक तरफ से कुछ लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं और एक तरफ से दूसरे लोग बैंक को पैसा लेते हैं, लोन भी चाहिए। तो जो छोटे छोटे तो हम ही लोग का पैसा घुमा करके वो देती है मार्केट में, और हम जमा किए तो हमको कितना देती है, 3 से 4 रुपये इंटरेस्ट, और हमारा पैसा उठा करके दे देगी लोगों को 12% पर। तो 12% देगी और 3% आपको रिटर्न करना है, फिर सैलरी देना है, उसका रूम का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, सर्वर का मेंटेनेंस देना है, कहाँ से आएगा उसका। तो 12% नहीं लेगा तो उधर से 3% तो इनको इसी पैसा पर रिटर्न करना है, समझ रहे हो। ऐसे बैंकिंग सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर में कि द पेंटिंग ऑफ द, बिल्कुल, द ट्री ऑफ लिबर्टी इन जैकोबिन जर्मनी, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर। जर्मन का पेंटर का नाम क्या था, कार्ल कैस्पर फ्रिज, इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ जैकोबिन। एंटीवायरस डाल दिया सर इसमें, इसमें डाला ही खरीदते समय आता है। एंटीवायरस नहीं डलाएगा तो चलेगा। हाँ भाई, कौन सी बात है, बर्फ उसके लिए जमाया हुआ लेके आ गया। चलो फालतू क्वेश्चन। French soldiers recognized by their blue, white and red uniform have been portrayed as oppressor as they seize a peasant's craft left harassed from some young women। तो क्या किस तरह से महिलाओं को हैरेस किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सबसे अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक था, हो गया। तो फोर्स अ पीजेंट ऑपरेसर एंड सीज द पीजेंट क्राफ्ट डाउन ऑफ हिज नीज। नीज मतलब घुटना, यहाँ तक को नीज बोलते हैं, ठीक है। द प्लीफ being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which in translation reads, take freedom and equality from us, the model of humanity. This is the Escartist reference to the claim of the French as being liberators who oppose monarchies in the territories। अब ये हम पूरा फोटो समझाते हैं। राजा को किस तरह से दिखाया गया है कि राजा है, बाकी महिलाओं को घर के लिए देख रहे हैं ना, कुछ लोग को टांग के इधर से उधर ये किया गया है। फिर राजा के जो मेन जो फ्लैग्स है या ट्रीज दिखाया गया है कि उसको हमेशा आगे बढ़ते रहे। और यही है नेपोलियन बोनापार्ट, क्या है, जिसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा बैंक से लेकर के फार्मर तक का डिस्कस कर दिए इसके शासन पर। यही है नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये जो पीछे में आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे कहानी यहाँ तक।
सुनो, पैसा लेके नहीं भागा है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का जो शासक था, ठीक है, राजा था, और फ्रांस में 1789 के बाद क्रांति हुई और बहुत सारे राजा बदले, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट का ये पैसा नहीं है, ये पेपर है, और पेपर में क्या लिखा हुआ है, सिंपल लिबर्टी जो है। तो इसको जो है वाल्टर लू का युद्ध हार गया ये जगह, और युद्ध हारने के बाद मतलब कुछ साल तक शासन किया, लेकिन उसके बाद भी इसके पीछे लोग पड़ गए, इसकी व्यवस्थाओं से लोग खुश नहीं थे, या विपक्षी बहुत सारा राजा बनना चाहता है ना हम लोग, तो इससे युद्ध हुआ, दूसरे कंट्री का साथ लेकर के इसको हरा दिया। हारने के बाद इनको उन्होंने कंट्री छोड़ा, देश को छोड़ दिया। ये जो भाग रहे हैं देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो जिस जिस देश का एरिया खत्म होता था वहाँ पर एक पेपर गिरा देता था, इसलिए कि वो उस देश को वो छोड़ दिया। वो आइडेंटिफिकेशन था, आप आरा को छोड़ रहे हैं तो आप गिरा दिए पेपर कि अब आरा में कभी आपको नहीं आना, देश निकाला आपको हो गया। तो कैसे आइडेंटिफिकेशन, ऐसे इसी शर्त पर इनको छोड़ा गया था कि इनकी मृत्यु नहीं की जाएगी। आप पेपर डालते हुए आप पता चल जाएगा कि हाँ आप ही का साइन किया हुआ पेपर है, और आप इस कंट्री का बॉर्डर पार किए, एक पेपर गिरा है, फिर अगला कंट्री, इस तरह से जाकर एक आइलैंड पर जाकर एक टापू पर ही रहा अकेले। कोई नहीं था। फिर उसके बाद ये मर गया, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि आप कितना भी रह पाइएगा, खाया पीना तो आदमी व्यवस्था, कंद मूल घास फूस जंगल में जो था कर ही लेता है, कुछ भी कर सकता था, ऐसा नहीं है। Enjoyed a new found freedom, businessmen and small scale producers of goods in particular। तो बहुत सारे लोग जो थे, ये इसकी जो व्यवस्थाएं थी उससे उसको फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बिजनेसमैन से लेकर किसान से लेकर बहुत सारे लोगों को। लेकिन अब ये धीरे धीरे, और यहाँ पर परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब वस्तुएं, एस लग गया तो सामान, और गुड हो गया अच्छा, एडजेक्टिव, दोनों में अंतर है। गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज मतलब होता है आपको जो पहनने के लिए जो कपड़ा है, उसके लिए भी स्पेसिफिक कंट्री वाइज आपको कपड़े का कानून बनाया, ये कानून ही ये पहनना है ये कपड़े का। तो यूनिफॉर्म लॉ, नेशनल करेंसी, एक करेंसी का इन्वेंशन किया रहा, ये सभी पूरे यूरोप में चलेगा। नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का नहीं, बहुत बड़ा एरिया में करेंसी चलता था, ठीक है, तो अलग अलग ही करेंसी चलती थी। तो इसने जब पूरे कई कंट्री को जोड़ा, मर्ज किया, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, ये सब लोग को, तो उस हिसाब से करेंसी क्रिएट कराया। काफ़ी लोग खुश हुए, और इस तरह से बिजनेस करने में आसानी भी होती है, करेंसी से होता है। तो द मोमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, और रहेगा। जैसे आज की स्थिति में कैसे है, डॉलर कुछ और है, रुपया, इंडियन रुपया कुछ और है, इन्फ्लेशन में भी दिक्कत है, चाइनीज रुपीस कुछ और है, येन, दिनार सऊदी अरब में दिनार बोलते हैं, रूबल होता है, दिनार होता है, जापान में येन चलता है, ये सब करेंसी का नाम है। तो सारे करेंसी सबसे ज़्यादा है। हाँ तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, नहीं ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ से नए वीडियो में समझ में आएगा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाउएवर इन द एरिया एक्वायर्ड the reactions of the local population to French rule were mixed. Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities like Brussels, Mainz, Milan,
Warsaw, French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned as to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conspiration into the French armies required to conquer the rest of the Europe. तो ये स्थिति में से एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जो जो कंट्री है हर समय पर सेनाओं का उद्भव ऐसे होता रहा है और सेनाएं हर कंट्री की समय समय पर शासन करती रही है लोकतांत्रिक तरीके से होते हुए भी. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscriptions into the French armies required to the conquerors of the rest of the Europe all seem to outweigh the advantage of the administrative changes. तो जो भी प्रशासनिक बदलाव हुए और इस तरह से नेपोलियन जो था, ये देख सकते हैं आप इस फिगर नंबर 5 में, द कुरियर ऑफ Rhineland loses all that he has on his way from the Leipzig. Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the battle. युद्ध में हारने के बाद of Leipzig in 1813. Each letter dropping out of his bag bears the names of the territories he lost. जैसे जैसे अपने एरिया, टेरिटरी मतलब क्षेत्र को लॉस करते जा रहा था, अपने बैग से ये पत्र गिराते जा रहा था. तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन था कि अब ये देश को, इस एरिया को छोड़ दिया, आगे बढ़ गया. आगे हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बिहार से गया, समझिए, बिहार से गया दिल्ली तक गया, ठीक है ना, उसके उधर ही दिल्ली में रह जाता. रहने का नहीं था, उसको बताया गया था कितने कोई कंट्री में रहना ही नहीं है. ऐसे तो बताया गया, किसको मालूम कि रह कि नहीं. सेनाएं हैं, क्यों नहीं मालूम, कैसे नहीं. इसके साथ चल रहा था, सब साथ चले कि निकालना, इनको देश से बाहर करना है ना. और आप ऐसा व्यक्ति हैं कि सारा दुनिया जानता है आपको, उस मुल्क के फेमस हैं. नहीं दाजी मुझ क्या, ये तो हार गए तो बात खत्म हो गई. उसी समय आपको बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू. स्वेच्छा से जाइएगा तो जिंदा रहिएगा. यही कहा गया कि भाई आपने नियम कानून जो लाए थे वो सही नहीं. ये हमेशा से, अभी देखिए क्या हुआ पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया, नवाज शरीफ छोड़ के भाग गए. मैंने तो कहा कि इन पर कानून केस चलेगा, केस चलने के बाद अगर और उसके बाद क्या होगा, उस पर फांसी लगा दिया जाएगा. ये आम बात होती है वहाँ पर, किल इन हैंड, फांसी पर चढ़ा दिया ऐसा जाएगा. क्यों सर? व्यवस्थाएं अव्यवस्थित है, जिसको जो मौका मिले. हिंसक प्रवृत्तियां हैं, मार काट, ये सब चीज आम बात. हाँ, ये सब इनके कल्चर में है. तो कल्चर में जहाँ पर ये रहेगा, कभी भी मौका किसी को मिलेगा तो मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, ये स्थिति में है. तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यहाँ से उसके टाइम के साथ साथ कि कौन कौन से डेट्स जो थे और भी दूसरे कंट्रीज थे यूरोप के जो इफ़ेक्ट डाले. तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस हिस्ट्री पार्ट्स, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर टुडे.